Hello everyone, welcome to our YouTube channel ClearNet with Us in Commerce. This is part 2 of 10 expected MCQs on perception from Unit 6 Business Management and Human Resource Management. Please subscribe to our channel and hit the bell icon to get notification every time a new video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the questions. Question 1. According to Dash, when observing the behavior of others, individuals attempt to determine if the behavior is internally or externally caused. The options are randomness error, utilitarianism, attribution theory, and confirmation bias. So let's see what these terms mean. First of all, randomness error. Randomness error क्या होता है? जब एक पर्सन बिलीव करता है कि वो रैंडम इवेंट्स का आउटकम प्रिडिक्ट कर सकता है तो उसको हम रैंडमनेस एरर कहते हैं। डिसीजन मेकिंग सफर करती है जब हम मीनिंग ढूंढते हैं रैंडम इवेंट्स में या उनको एसोसिएट कर देते हैं किसी भी सुपरस्टिशन से। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों का मानना है कि वो 13 डेट को कोई भी अच्छा काम शुभ काम नहीं करेंगे क्योंकि 13 डेट को अनलकी माना जाता है। तो ये एक रैंडमनेस एरर है। सेकंड इज यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म में a system in which decisions are made to provide the greatest good for the greatest number. ये व्यू डोमिनेट करता है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि ये कंसिस्टेंट होता है हमारे बिजनेस के गोल से, जैसे कि एफिशिएंसी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया या हाई प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जब हम कॉजेज एट्रीब्यूट करते हैं किसी के भी बिहेवियर पे। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जब हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि वो बिहेवियर इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। इंटरनल फैक्टर्स में हम परसीवर जो है उसी के फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल में सिचुएशंस या कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी का बिहेवियर वैसा होता है। एंड द लास्ट टर्म इज कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस जो है वो सेलेक्टिव परसेप्शन का स्पेसिफिक केस है जहां पर हम ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जो हमारे पास्ट एक्शन से उनको कंफर्म करती है और जो हम अगर कोई ऐसा हमें स्टिमुलाई मिल रहा है जिससे हमारे पास्ट एक्शन कॉन्ट्राडिक्ट होंगे हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक पर्सन की बिलीफ है कि लेफ्ट हैंडेड पीपल जो हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जब भी वो पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिलता है जो लेफ्ट हैंडेड भी है और क्रिएटिव भी है तो उसका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर इससे कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसे कोई राइट हैंडेड पर्सन मिल गया जो क्रिएटिव था तो उसको वो इग्नोर कर देगा। तो ये थी टर्म्स हमारी। गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अब यहाँ पर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू डैश व्हेन ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू डिटरमाइन इफ द बिहेवियर इज इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज्ड। तो अभी मैंने आपको बताया ये आता है एट्रीब्यूशन थ्योरी में। तो द करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूशन थ्योरी। सेकंड क्वेश्चन, dash refers to previously held beliefs about objects that influence an individual's perception of similar objects. The options are illusion, perceptual difference, similarity, and perceptual set. Let's see the meaning of these terms. Illusion, false interpretation of sensory information. मतलब जो हमें हमारी सेंसेस बता रही है या दिखा रही हैं उसको हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ पानी है एक सूखी रोड पे तो क्या है? इल्यूजन है। देन परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल डिफेंस होता है कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो डिफेंसिव हो जाता है जब उसे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग या थ्रेटनिंग स्टिमुलाई मिलता है। ठीक है, हम सिर्फ उसी स्टिमुलाई को परसीव करना चाहते हैं जो हमारे लिए सेटिस्फाइंग हो या प्लेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो सक्सेसफुल है पिछले 10-15 सालों से। एक बी कंपनी आती है नई मार्केट में, वो सिमिलर प्रोडक्ट के साथ आती है लेकिन एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। ए कंपनी को इसके बारे में पता चलता है लेकिन फिर भी वो इस इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देती, इसको इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे ए कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो बी कंपनी के पास जाने लगते हैं। तो अब ए कंपनी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी पोजीशन को बचाए बचाए। ठीक है, तो ये क्या है? जब हमें पता चला कि हमारी कंपनी की पोजीशन पे फर्क पड़ सकता है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जब सिचुएशन हमें दिखा कि वर्स हो रही है तब जाके हमने कहीं उसके लिए काम किया। उसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल डिफरेंस। थर्ड इज सिमिलैरिटी। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी
कि जिन ऑब्जेक्ट्स में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज का। एंड द लास्ट टर्म इज परसेप्चुअल सेट। परसेप्चुअल सेट का मतलब है प्रीवियसली हेल्ड बिलीव्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर का मानना है कि वर्कर्स जो हैं वो लेजी होते हैं और अपने काम से बचना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से वो अच्छे से अच्छे वेजेस बेनिफिट्स चाहते हैं। तो अब मैनेजर जब भी किसी वर्कर से मिलेगा वो इसी माइंडसेट से मिलेगा, चाहे वो वर्कर रियलिटी में कितना ही हार्ड वर्किंग क्यों ना हो। तो इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल सेट। नाउ अब हमारा क्वेश्चन था कि डैश रेफर्स टू प्रीवियसली हेल्ड बिलीव्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम हर टर्म का मीनिंग देख चुके हैं। तो अब इससे हमारा आंसर क्या आता है? द आंसर टू आवर क्वेश्चन विल बी सॉरी the answer to our question will be perceptual set. Hope it is clear to you. Third question. The process by which the perception of a person is formulated on the basis of a single favorable or unfavorable trait or impression where other relevant characteristics of that person are dismissed is called. The options are first impression, stereotyping, the halo effect, or the projection. Again, see what these terms mean. सबसे पहले है फर्स्ट इंप्रेशन। वैसे तो ये टर्म से ही क्लियर है और आपने बहुत बार सुना भी होगा दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो जो पहली बार में उसके लिए हमारा इंप्रेशन बन जाता है उसको हम फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। और जनरली फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देन वी हैव द टर्म स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में टर्म की थी कि जब हम लोगों को जज करते हैं किस बेसिस पे कि वो जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उस बेसिस पे जब हम जज करते हैं तो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा माना जाता है कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो जब भी हम किसी ओल्ड एज को देखेंगे हमारे माइंड में आएगा वो ऑर्थोडॉक्स है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। देन वी हैव द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है कि एक अजम्पशन होती है परसीवर की कि अगर पर्सन में कोई एक चीज अच्छी है तो वो हर चीज में अच्छा होगा, और एक चीज बुरी है तो वो बाकी सभी चीजों में भी बुरा ही होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं हेलो इफेक्ट। जनरली अगर मैं इसको ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में देखूं तो हेलो इफेक्ट जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत इफेक्ट डालता है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट सपोज बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो हर डिपार्टमेंट में ही अच्छा काम करेगा, तो इसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। एंड द लास्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम अपने जैसा परसीव करते हैं सबको कि अगर मैं ऑनेस्ट हूं तो बाकी सब भी ऑनेस्ट है। नाउ गोइंग बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब किसी को जज किया जाता है एक सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट के बेसिस पर तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं द हेलो इफेक्ट। So the correct answer is the halo effect. Question 4. What sort of actions are most likely to be attributed to external causes? Options are actions that have high distinctiveness, high consensus, and high consistency. Second option, actions that have high distinctiveness, high consensus, and low consistency. Third option, actions that have high distinctiveness, low consensus, and low consistency. Option 4, actions that have low distinctiveness, low consensus, and high consistency. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज कि एक पर्सन के बिहेवियर को एक पर्सन का बिहेवियर इंटरनली अफेक्टेड होता है या एक्सटर्नली। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब एट्रीब्यूशन थ्योरी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स क्या हैं? ये वो फैक्टर्स हैं, देखिए इंडिविजुअल बिहेवियर है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को इंटरप्रेट किया जाता है इन तीन फैक्टर्स के थ्रू जो हमारे ऑप्शंस में थे, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस एंड कंसिस्टेंसी। अब ये क्या है? डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है कि क्या एक इंडिविजुअल डिस्प्ले करता है डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय जो आज लेट आया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट पहले भी बहुत कंप्लेंट्स आ चुकी हैं उसके सीनियर्स या उसके कोवर्कर्स से, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर पहले भी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं तो मतलब अ, उसका बिहेवियर जो है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है, तो मतलब उसका बिहेवियर जो है वो लो डिस्टिंक्टिवनेस पे आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि वो लेट हो गया है, तो वो हाई डिस्टिंक्टिवनेस के अंदर आएगा। और जब हाई डिस्टिंक्टिवनेस होती है तो उसका कॉज जो है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, अगर लो डिस्टिंक्टिवनेस है तो उसका कॉज होता है इंटरनल। द सेकेंड फैक्टर इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि अगर सभी के सामने वो सेम सिचुएशन हो तो क्या सभी सेम वे में रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अगर सभी सेम वे में रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका मतलब होता है कंसेंसस। ठीक है, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एम्प्लॉय लेट आया, अगर जिस रूट से वो एम्प्लॉय आया था बाकी सभी एम्प्लॉयज जो उस रूट से आते हैं वो भी लेट थे, तो मतलब क्या है, हाई कंसेंसस था। ठीक है, और अगर बाकी सब एम्प्लॉयज टाइम पर आ गए जो उस रूट से आते हैं लेकिन सिर्फ वो एक एम्प्लॉय लेट आया तो वो क्या होगा, लो कंसेंसस। तो जैसे कि हाई कंसेंसस जो है वो एक्सटर्नली कॉज्ड होगा, लो कंसेंसस है मतलब बाकी सब टाइम पे आ गए, सिर्फ वो एम्प्लॉय लेट आया तो मतलब वो फैक्टर जो है वो इंटरनली कॉज है कि उसका कोई और रीजन होगा लेट आने का, पर्सनल रीजन होगा, वो एक्सटर्नल सिचुएशन से कॉज नहीं है। द लास्ट टर्म इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि क्या वो पर्सन सेम तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ओवर टाइम। ठीक है, जितना कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है ना उतना उसका रीजन होते हैं इंटरनल कॉजेस। तो कंसिस्टेंसी में जैसे मैंने कहा लेट आया तो वो एम्प्लॉय रोज लेट आता है या आज ही लेट आया, अगर वो रोज लेट आता है तो क्या है, कंसिस्टेंसी हाई है, लेकिन वो इंटरनल रीजन की वजह से है कि वो रोज ही लेट आ रहा है। ठीक है, और अगर वो सिर्फ आज ही लेट आया है तो उसका रीजन हो सकता है कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लेट आया है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें ये कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल, तो क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या है, हाई डिस्टिंक्टिवनेस है, हाई कंसेंसस है। ठीक है, और एक्सटर्नल में लो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, हाई डिस्टिंक्टिवनेस, हाई कंसेंसस एंड लो कंसिस्टेंसी। तो अब देखते हैं गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या थी। मैंने भी आपको बोला हाई डिस्टिंक्टिवनेस, तो ये देखिए इन तीनों ही ऑप्शंस में हाई डिस्टिंक्टिवनेस था। ठीक है, हाई कंसेंसस था, हाई कंसेंसस सिर्फ इन दो ऑप्शंस में है, और लो कंसिस्टेंसी थी जो सिर्फ अब इन दोनों में इससे है। दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी B. Actions that have high distinctiveness, high consensus and low consistency वो जो है attribute किए जा सकते हैं to external causes. So B is the right option. Question 5. When you were late back from lunch, boss assumed that you had simply taken too much time. He never considered that the elevators were out and you had to walk up 10 flights of stairs. Your boss is guilty of dash. The options are self-serving bias, selective perception, fundamental attribution error, or none of the above. Let's see the meaning of these terms. The first is self-serving bias. When the perceiver makes a judgment about a person's behavior, तो perceiver जो है वो attribute करता है poor behavior को to external factors और success को attribute करता है internal factors से। For example, अगर एक person अपनी job पर अच्छा कर रहा है तो उसकी सक्सेस जो है, जो वो अच्छा काम कर रहा है, इट विल बी एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज टू हिज हार्ड वर्क। ठीक है, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो इट विल बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल पुअर वर्किंग कंडीशन। तो अगर वो अच्छा कर रहा है तो वो अपने हार्ड वर्क की वजह से अच्छा कर रहा है, और अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो वो पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से अच्छा नहीं कर रहा है। सो दिस इज सेल्फ सर्विंग बायस। सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव परसेप्शन के अंदर एक पर्सन वही परसीव करता है जो वो परसीव करना चाहता है, अगर उसके सामने और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है या स्टिमुलाई आती है तो वो उसको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है सेल्फ सर्विंग बायस का। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर के अंदर परसीवर जो है वो ओवर एम्फेसाइज करता है किसको, इंटरनल फैक्टर्स को, और अंडर एम्फेसाइज करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। मतलब अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है
तो उसका रीजन दिया जाएगा उसके पर्सनल फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स, लाइक ही इज लेजी और ही इज इनअटेंटिव, और बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को। अंडर एम्फेसाइज का मतलब एक तरह से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि हो सकता है उसका रीजन अच्छी वर्किंग कंडीशंस ना होना हो, ठीक है, या अच्छे रिलेशनशिप्स ना होना हो अपने कोवर्कर्स के साथ, तो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। सेकेंडली, ये जो सेल्फ सर्विंग बायस है और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, ये दोनों जो है वो एट्रीब्यूशन एरर्स का है, कहते हैं इनको एट्रीब्यूशन एरर्स। ठीक है, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जब एक एम्प्लॉय लेट आया लंच से, तो बॉस ने सिंपली एज्यूम कर लिया कि उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया है। उसने ये कंसिडर ही नहीं किया कि इसका रीजन कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इंटरनल फैक्टर्स को ओवर एम्फेसाइज किया गया है और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अंडर एम्फेसाइज किया गया है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये किसमें होता है, ये होता है इन केस ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। So the correct answer to this question is fundamental attribution error. Next question. Question 6. The more consistent behavior, the more the observer is inclined to dash. The options are attributed to interpretation, attribute it to internal causes, attribute it to consensus, attribute it to external causes. सबसे पहले तो कंसिस्टेंट बिहेवियर, मैंने अभी आपको बताया था एट्रीब्यूशन थ्योरी का एक फैक्टर था। कंसिस्टेंट का मतलब था कि एक पर्सन कितना कंसिस्टेंट है अपने बिहेवियर को लेकर। अगर वो सेम बिहेवियर टाइम एंड अगेन परफॉर्म करता है, तो मतलब उसमें क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है, तो लो डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी होगी। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था कि एक एम्प्लॉय रोज लेट आ रहा है, तो हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी है उसमें, ठीक है। और उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन होगा इंटरनल, क्योंकि वो रोज लेट आ रहा है। तो ऑप्शन टू इट विल बी एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल कॉजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता कि हमने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया या हमने उसका गलत मीनिंग डिराइव कर लिया है। कंसेंसस नहीं हो सकता है और एक्सटर्नल कॉजेस भी नहीं है। इसका आंसर जो है वो है एट्रीब्यूटेड टू इंटरनल कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two people see the same thing at the same time yet interpret it differently. Where do the factors that operate to shape their dissimilar perceptions reside? मतलब यहाँ पर कहा गया है कि दो लोग हैं जो सेम चीज देख रहे हैं, सेम टाइम पर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मतलब अलग अलग निकाल रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? ऑप्शंस हैं द परसीवर्स, द टारगेट, द टाइमिंग, द कंटेक्स्ट। द परसीवर्स मतलब यहाँ पर देखिए कहा गया है टू पीपल, तो मतलब दो अलग अलग परसीवर्स हो गए। टारगेट, टारगेट क्या था, सेम थिंग थी, मतलब उन दोनों परसीवर्स ने सेम थिंग को परसीव किया, सेम टाइम पे किया, तो टारगेट सेम था, तो मतलब टारगेट आंसर नहीं हो सकता। सेम टाइम पे किया है तो टाइमिंग नहीं हो सकती है। कंटेक्स्ट होता है किस सिचुएशन में किया, यहाँ पर वो कंडीशन सर्कमस्टांसेस मेंशनड ही नहीं है कि क्या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कंडीशंस अलग हो सकती हैं, वो मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सो द आंसर, क्योंकि परसीवर्स दो हैं, तो इसका मतलब है उनकी परसीवर्स की परसेप्शन में डिफरेंस है। सो द आंसर विल बी द परसीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एट्रीब्यूशन थ्योरी व्हाट इज डिस्टिंक्टिवनेस? ये भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, दोबारा देखते हैं इसको। द ऑप्शंस आर वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेज कंसिस्टेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस, second, when an individual displays different behavior in different situations, third, whether an individual displays consistent behavior in similar situations, and the last option is whether an individual displays different behavior in similar situations. अब देखिए, सबसे पहले डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग। तो फर्स्ट ऑप्शन में वो बोल रहा है कंसिस्टेंट बिहेवियर, मतलब सेम बिहेवियर, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस है लेकिन बिहेवियर सेम है, तो वो डिस्टिंक्टिवनेस तो नहीं हुई। फिर नेक्स्ट वो कहता है वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेज डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस, ये हो सकता है कि वो डिफरेंट बिहेवियर है उसका डिफरेंट सिचुएशंस में, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। फिर वो कहता है वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेज कंसिस्टेंट बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन,
बिहेवियर भी कंसिस्टेंट है, सिचुएशन भी सिमिलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन है वेदर एन इंडिविजुअल डिस्प्लेस डिफरेंट बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन। सिचुएशन सिमिलर है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सिचुएशन सिमिलर है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी whether an individual displays different behavior in different situations. So option B is the correct answer. Next question, match the following. List 1 and list 2, आपको list 1 में कुछ meanings given है, list 2 में terms given है कि किसके meaning हो सकते हैं. The first is tendency to see in another person traits that they themselves possess. Second है tendency to attribute poor behavior to external factors and success to internal factors. Third, tendency to perceive stimuli which are near one another as belonging together. And the last is tendency of people to defend themselves when confronted with conflicting or threatening stimuli. ये सारे जो मीनिंग्स है ना, ये हम या तो फर्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको सीधा बताती हूँ। फर्स्ट है टेंडेंसी टू सी इन अनदर पर्सन ट्रेट्स दैट दे देमसेल्व्स पोजेस, जो उनमें खुद में वो ट्रेट्स होते हैं वो दूसरे में भी उन ट्रेट्स को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रोजेक्शन। ठीक है। सेकंड है टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट पुअर बिहेवियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स। ये भी हमने किया, ठीक है, कि हम पुअर बिहेवियर को एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर डाल देते हैं और सक्सेस को इंटरनल फैक्टर्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? सेल्फ सर्विंग बायसनेस। थर्ड इज टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई which are near one another as belonging to belonging together। ये क्या होगा? मैंने आपको ये कल बताया था, सॉरी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब प्रॉक्सिमिटी होती है, ठीक है, नियरनेस होती है, तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एंड द लास्ट इज टेंडेंसी ऑफ पीपल टू डिफेंड देमसेल्व्स व्हेन confronted with conflicting or threatening stimuli। ये हमने आज ही किया है, डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसके हिसाब से देखिए तो फर्स्ट का आंसर है 3। देखिए हमारे पास ये बी सी डी तीनों में फर्स्ट का आंसर थर्ड है, तो ये अब ए तो इसका मतलब आंसर नहीं है। सेकंड का आंसर है हमारा फोर्थ, जो कि हमारा बी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन है सेकंड, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, और फोर्थ जो है वो है 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय डैश। ऑप्शंस आर जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, मायर्स ब्रिग्स, पेवलॉव और एल्टन मायो। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो ये किसने दिया है? ये दिए हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। That's all for today. Hope all the questions were clear to you. In case of any query, please comment down below. And if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe too. Happy learning.